जी हाँ दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है सर जी। हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप बताओ। हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो चलिए आज नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं। वो नया टॉपिक क्या है? वो है सर हमारा डायरेक्टर्स का चैप्टर। डायरेक्टर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट, रिमूवल, रेम्यूनरेशन, पावर्स, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक एक करके सब चीज़ की बात करेंगे कि भाई डायरेक्टर के चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ये वाला जो चैप्टर है आइडियली सीएमए इंटर वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो चैप्टर है सिर्फ सीएमए इंटर वाले स्टूडेंट्स देखिए। सीए इंटर वाले स्टूडेंट्स इस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, और स्पॉम वाले स्टूडेंट्स अगर डायरेक्टर्स के अंदर कोई डिस्क्वालिफिकेशन या किसी चीज़ में आपको गड़बड़ लगती है तो आप इस चीज़ को एक बार रेफर करके पूरे डायरेक्टर्स के चैप्टर को कर सकते हैं रिवाइज। चलिए चालू करते हैं डायरेक्टर्स का चैप्टर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो डायरेक्टर की क्या क्या ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ होती हैं एज पर कंपनीज एक्ट, अंडर सेक्शन 166। तो सर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है, उसको काम करना होता है एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो कि जो हमारे होते हैं बाईलॉज ऑफ द कंपनी, तो बाईलॉज के हिसाब से जो है डायरेक्टर को काम करना पड़ता है। सेकंड थिंग, डायरेक्टर को काम करना पड़ता है गुड फेथ में, मतलब डायरेक्टर को कंपनी के हित के बारे में सोचना, और डायरेक्टर कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं ले सकता जो कंपनी के हित में ना हो। तो डायरेक्टर को हमेशा कंपनी के हित के बारे में गुड फेथ में काम करना पड़ता है इन ऑर्डर टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, चाहे कंपनी का प्रॉफिट मेकिंग का ऑब्जेक्टिव है, चाहे कंपनी किसके लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डायरेक्टर को हमेशा गुड फेथ में काम करना है फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी एज अ होल एंड बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर। जो कि स्टेक होल्डर होते हैं, हमारे शेयर होल्डर होते हैं, गवर्नमेंट होती है, हमारे कस्टमर्स होते हैं, हमारे इंप्लॉयर्स होते हैं, हमारे सप्लायर्स होते हैं। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना होता है, जो कि सारे डायरेक्टर्स को। डायरेक्टर्स का पहली ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है डायरेक्टर को किस में काम करना है, डायरेक्टर को एज पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से काम करना है। तो डायरेक्टर शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, एंड डायरेक्टर शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस ऑफ गुड फेथ एंड शुड do work for the benefit of the company and also to promote the objects of the company and in the best interest of the stakeholders. Director of the company shall exercise his duties with ड्यू एंड रीजनेबल केयर, स्किल एंड डिलीजेंस, एंड शैल एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट। इसका मतलब है डायरेक्टर को अपनी जितनी भी ड्यूटी है अपनी क्षमता के अनुसार सारी ड्यूटीज को बहुत अच्छे से निभाना है, और सारी ड्यूटीज के अंदर उसे इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग करनी है। मतलब वो बायस डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता है। मतलब अगर उसे पता है कि ये चीज कंपनी के हित के लिए अच्छी होगी तो उसको उसी हित के लिए काम करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर उसका कोई रिश्तेदार कंपनी को प्रोडक्ट बेच रहा है तो वो रिश्तेदार से प्रोडक्ट ले रहा है, उसे जो बेस्ट प्राइस पे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट देगा वो उस चीज को कंपेयर करके और उसे अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग करनी है और वहीं से प्रोडक्ट लेना है। अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी शैल नॉट इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन विच ही और मे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट दैट कॉन्फ्लिक्ट्स और पॉसिबली में कॉन्फ्लिक्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ऐसा तो नहीं है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई उसके इंटरेस्ट को हैम्पर कर रहा हो, या फिर ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं डायरेक्टर का कोई इंटरेस्ट हो उस वाली ट्रांजेक्शन में, उस वाली चीज के अंदर। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डायरेक्टर का कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई ट्रांजेक्शन नहीं करनी चाहिए। तो director shall not involve in any situation in which they have direct or indirect interest that conflict or that may possibly conflict for the interest of the company, or director shall not अचीव और अटेम्प्ट टू अचीव एनी अनड्यू गेन और एडवांटेज ईदर थ्रू हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव्स। ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं अपने रिलेटिव्स के थ्रू माल बेच के कंपनी को खुद से प्रॉफिट कमा रहा हो। हाँ ठीक है, उसके रिलेटिव का माल अच्छा भी है, अच्छे प्राइस पे भी, बट ऐसा तो नहीं है कि वो इसलिए ले रहा है क्योंकि उसको भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अनड्यू एडवांटेज डायरेक्टर नहीं उठा सकता है टू फ्रॉम द रिलेटिव्स, पार्टनर्स, हिमसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एसोसिएट, और इफ सच डायरेक्टर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मेकिंग एन अनड्यू गेन ही शैल बी लायबल टू पे सच अमाउंट इक्वल टू दैट गेन टू द कंपनी। अगर उसने कुछ पैसा कमाया तो उसको ये वापस से कंपनी को देना पड़ेगा। A director of a company shall not assign his office and may any assignment so made shall be void। ऐसा नहीं है वो कंपनी का कोई भी काम जो है किसी और को दे दे। कंपनी का काम जो है डायरेक्टर का को करना है तो डायरेक्टर ही करेगा। ऐसा नहीं डायरेक्टर ने अपने अपने बेटे को बिठा दिया, डायरेक्टर ने अपनी वाइफ को बिठा दिया। डायरेक्टर है तो डायरेक्टर ही काम करेगा। तो आपको मेरी बात समझ है। डायरेक्टर शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद किसके हिसाब से, एज पर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर शैल एक्ट इन गुड फेथ, डायरेक्टर शैल एक्सरसाइज ऑल द ड्यू डिलीजेंस, स्किल, केयर, diligence, and shall exercise independent judgment, and director shall not involve in any situation जिसकी वजह
वजह से उसका कोई इंटरेस्ट हैम्पर हो रहा हो और डायरेक्टर का कोई अनड्यू एडवांटेज या गेन ना हो, अगर हुआ हो तो उसको वापस लौटाना पड़ेगा और डायरेक्टर शैल नॉट असाइन ऑफिस ऐसे अगर वो असाइन करता है तो वो वाली असाइनमेंट हो जाएगी वॉइड। अब हम बात करते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कौन मिलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसके बेसिस पे अगर वो फॉर्म के अंदर सारी डिटेल सही होती है तो डायरेक्टर को एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं डिन। अब क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं? एज सच कंपनीज एक्ट ने कोई भी डायरेक्टर के लिए क्वालिफिकेशन नहीं दे रखी है, तो अगर कोई बंदा अकेडमिकली प्रोफिशिएंट ना हो, मतलब कोई बंदा 10वीं पास हो, कोई बंदा 12वीं पास हो, तो वो भी क्या हमारा डायरेक्टर बन सकता है? तो यस सर, वो भी हमारा डायरेक्टर बन सकता है। तो कंपनीज एक्ट डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी अकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्टर। देयर इज ऑल्सो नो मैंडेटरी शेयर क्वालिफिकेशन एज पर द एक्ट। उसके बाद हम ना सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर आप सबसे ज्यादा सितारे चांद सितारे जो लगाने लगा लीजिए, सीए में इंटरेस्ट स्टूडेंट्स वालों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इस बार तुम्हारे एग्जाम्स के अंदर 100% आने वाला है। व्हाट आर द डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ अ डायरेक्टर? तो डायरेक्टर कौन कौन नहीं बन सकता है? तो एज पर सेक्शन 164 ऑफ द कंपनीज एक्ट कौन कौन डायरेक्टर नहीं बन सकता? आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कौन डायरेक्टर नहीं बन सकता है? तो सर कोई बंदा अनसाउंड माइंड का है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। अनसाउंड माइंड का और कोर्ट ने अगर उन्हें बता दिया कि हाँ भाई वो अनसाउंड माइंड का है तो वो जो है हमारा डायरेक्टर नहीं बन सकता है। या फिर वो कोई अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, मतलब कोई ऐसा बंदा जो कि इंसॉल्वेंट हो चुका है बट अभी तक वो डिस्चार्ज नहीं हुआ है, तो ऐसा कोई पर्सन भी हमारा डायरेक्टर नहीं बन सकता है। एज पर वो किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता है एज पर सेक्शन 164 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ही हैज अप्लाइड टू एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग, मतलब उसने खुद से अप्लाई कर दिया है अपनी इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन को। तो ऐसा बंदा जिसने खुद से अप्लाई कर दिया है अपने इंसॉल्वेंसी को, तो वो भी बंदा क्या है हमारा डायरेक्टर नहीं बन सकता है। ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस वेदर इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज, मतलब ऐसा कोई कांड कर दे जिसकी वजह से कॉम्पिटेंट कोर्ट ने मॉरल टर्पिट्यूड की वजह से उसको क्या करा हो, जेल में डाल दियो फॉर नॉट लेस देन 6 months एंड अ पीरियड ऑफ 5 years हैज नॉट बीन इलेव्ड, मतलब फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस, मतलब उसको 6 महीने हो गए हो जिस दिन उसको जेल में डाला, उसको 6 महीने से कम के लिए जेल में डाला, और जिस दिन से उसे जिस दिन से उसका जेल का काम खत्म हुआ, मतलब जिस दिन से उसकी एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस खत्म हुई, उससे अगले 5 साल तक वो डायरेक्टर के लिए रहेगा डिस्क्वालीफाई। मतलब उसने कोई ऐसा काम करा जिसकी वजह से वो मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज के लिए जेल में गया है और 6 महीने से कम की जेल थी। जिस दिन से वो टाइम खत्म होता है 6 महीने का एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस, उसके अगले कितने दिन तक, अगले 5 साल तक वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है। Provided that if a person has been convicted of an offence sentenced in respect thereof imprisonment for a period of 7 years or more, he shall not be eligible to appointed as a director। अगर कोई बंदा जेल में गया 7 साल या उससे ज़्यादा के लिए, वो कभी जिंदगी में किसी भी कंपनी का जो है डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। या फिर कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, किसी कोर्ट ने बोल दिया कि आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, तो वो भी बंदा कोर्ट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के हिसाब से डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। या फिर उसने जो है कॉल्स नहीं पे करे हो पिछले 6 महीने के अंदर कोई भी कंपनी के respect of any shares held by him whether alone or jointly with others and 6 months has been elapsed from the last day fixed for the payment of the call। मतलब जिस दिन कॉल मंगाई थी कंपनी ने उसके अगले 6 महीने तक आपने खुद से या फिर अपने किसी और के साथ शेयर्स हेल्ड करे, आपने अभी तक उस कॉल की पेमेंट नहीं करी, तो ऐसे केस में आप हो जाओगे उस कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाई। उसके बाद आता है ही हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस डीलिंग विद रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 188 एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। अगर आप पीछे 5 साल तक आप अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन के अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के अंदर पकड़े गए हो, कोई बेईमानी करते हो, तो आप भी डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। पीछे 5 सालों के अंदर अगर आपने ऐसी कोई बेईमानी करी तो आप डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। He has not complied with subsection 3 of section 152। अगर आपने कोई भी कंप्लायंस नहीं करा है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर का, तो सेक्शन 152 बोलता है डिन का अगर आपने कोई भी कंप्लायंस नहीं करा है, डिन के अंदर आपको केवाईसी नहीं करा है, डिन के अंदर आपने अप्लाई नहीं करा है, या फिर कोई भी डिन के अंदर कोई भी आपने गड़बड़ करी है, घोटाला करा है, उस केस में जो है आप नहीं बन पाओगे डायरेक्टर। उसके बाद आता है अगर आपने हैज नॉट कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 165। सेक्शन 165 आता है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का, तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का अगर आपने कोई भी प्रोविजन का कंप्लाई नहीं करा है तो आप क्या है जो डायरेक्टर की आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और आप डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। उसके बाद जो सबसे सेक्शन 2 आता है, no person who or has been a director of a company which has not filed his financial statement or annual return for a continuous period of 3 financial year। मतलब आप डायरेक्टर की कुर्सी पे बैठे और आपने क्या नहीं करा, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करे अगले 3 सालों के लिए, तो आप क्या हो जाओगे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे उस डायरेक्टरशिप, आपको उस डायरेक्टरशिप की गद्दी छोड़नी पड़ेगी। ही हैज फेल्ड टू रीपे द डिपॉजिट एक्सेप्टेड, या फिर आपने कोई इंटरेस्ट नहीं दिया डिवेंचर के ऊपर या रिडीम करने में कोई डिफॉल्ट करा है, या फिर आपने जो है डिविडेंड डिक्लेयर करने में पेमेंट में कोई डिफॉल्ट करा है, और ये जो है डिफॉल्ट कंटिन्यू करते हो आप 1 साल के अंदर 1 साल के लिए आप डिफॉल्ट को कंटिन्यू करते हो, तो आप जो है रीअपॉइंटमेंट
एज अ डायरेक्टर, मतलब आप डायरेक्टर रहोगे उस पीरियड तक के लिए, बट आप रीअपॉइंट नहीं हो पाओगे डायरेक्टर के लिए। रीअपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और अपॉइंटेड एनी अदर कंपनी फॉर द पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डे ऑन विच द सेड कंपनी फेल्स टू डू सो। मतलब जिस दिन से ये डिफॉल्ट हो जाता है, जिस दिन 1 साल खत्म हो जाता है, जिस दिन 1 साल खत्म हो जाता है, किसका 3Ds का। 3D कौन कौन सा है सर? 3D में आता है पहले डिपॉजिट, एक होता है डिवेंचर और एक होता है डिविडेंड। अगर आपने 3Ds का कोई भी डिफॉल्ट करा है तो आप अगले 5 सालों तक के लिए रीअपॉइंट, आप रीअपॉइंट नहीं हो पाओगे और आप अगले 5 साल तक कोई भी कंपनी में डायरेक्टरशिप की गद्दी नहीं संभाल पाओगे। तो इस केस में क्या हुआ, अगर आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करे अगले 3 सालों के लिए, जिस दिन 3 साल खत्म हो जाते हैं उस दिन आप डायरेक्टर के लिए क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई, और आप जो है डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। और अगर आपने 3Ds के अंदर डिफॉल्ट करा, मतलब डिपॉजिट, डिवेंचर और डिविडेंड के अंदर डिफॉल्ट करा है, अगले 1 साल के कंटिन्यूस डिफॉल्ट करा है, मतलब 1 ईयर और मोर, तो आप जो है कोई भी कंपनी का रीअपॉइंटमेंट नहीं, रीअपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर नहीं कर पाओगे, ना ही आप कोई कंपनी और में डायरेक्टर बन पाओगे। प्रोवाइडेड वेयर अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, अगर कोई नया पर्सन डायरेक्टर बनता है इस कंपनी के अंदर जिसके अंदर आपको ये डायरेक्टर, देखो अगर आप क्या है, अब इसके अंदर आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं भरे, आपने एनुअल रिटर्न नहीं भरे अगले 3 सालों के, या फिर आपने 3Ds के अंदर डिफॉल्ट करा है, डिपॉजिट, डिवेंचर और डिविडेंड के अंदर डिफॉल्ट करा है, अब आपको तो उस डायरेक्टरशिप को छोड़ना पड़ेगा। अब उसकी जगह कोई नया बंदा आएगा ना, उसको 6 महीने तक का समय दिया जाएगा, इतने जितने डिफॉल्ट करे, चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डिफॉल्ट करा है, चाहे एनुअल रिटर्न का डिफॉल्ट करा है, या फिर चाहे 3Ds का डिफॉल्ट करा है, दैट इज डिपॉजिट, डिवेंचर और डिविडेंड का डिफॉल्ट करा है, तो क्या होगा, तो भाई आपको अगले 6 महीने तक का समय दिया जाएगा, जिस दिन से आप अपॉइंट हुए, कि आप इस 6 महीने के अंदर जितनी भी ये गलती हुई है क्लॉज ए और क्लॉज बी के अंदर, इस चीज को ठीक कर दो, अदरवाइज आप भी डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आपको मेरी बात समझ आई, नहीं समझ आई? दोबारा से ना एक एक करके ना इसको मैं आपको यहाँ इस चार्ट से भी एक बार के लिए फटाफट से गो थ्रू करा देता हूँ। तो एज पर सेक्शन 164 क्या होता है, अगर आप कोई अनसाउंड माइंड के बंदे हो जो कि कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिक्लेयर करा हो, या फिर आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, या फिर आपने खुद से एप्लीकेशन जो है इंसॉल्वेंसी की लगा दी हो, या आपने कॉल्स पे नहीं करा हो, कितने पीछे अगले 6 महीने तक कॉल्स, आपने कोई भी ऐसी कंपनी ने कॉल्स मंगाए और आपने कॉल्स पे ना करो खुद से, या फिर जॉइंटली विद अदर्स, या फिर आपने डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब सेक्शन 152 का कोई डिफॉल्ट कराओ, या फिर आपने सेक्शन 165 नंबर ऑफ डायरेक्टर मैक्सिमम डायरेक्टरशिप का आपने डिफॉल्ट कराओ, या फिर आप कोई कॉन्विक्ट हो पिछले 5 सालों में अंडर सेक्शन 188, या फिर आप भी कन्विक्टेड हो प्रिजनमेंट किसके लिए, मॉरल टर्पिट्यूड, और अदरवाइज अगर आपको 6 महीने की सजा, 6 महीने से या उससे ज्यादा की सजा मिली है, या फिर आप हो जाओगे डिस्क्वालीफाई फॉर 5 years। अगर आपको 7 साल या उससे ज्यादा की सजा मिली है तो आप हो जाओगे डिस्क्वालीफाइड फॉर लाइफ टाइम, और अगर आप डिस्क्वालीफाइड बाय ऑर्डर कोर्ट और ट्रिब्यूनल हो तो भी आप क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई। आपको मेरी बात समझ आई? 164 का सेक्शन समझ आया? यस सर, नो सर, जल्दी से बताओ। यस सर, हमें बिल्कुल समझ आ चुका है सेक्शन 164। अब मेरी बात सुनना, तो एक ना सेक्शन आता है 167 जिसके अंदर ना इसमें बोलता है वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर को अपना ऑफिस जो है खाली करना पड़ेगा। तो अब ना 164 के अंदर डायरेक्टर हो जाता है डिस्क्वालीफाई। कुछ केसेस है जिसके अंदर डायरेक्टर को साथ साथ अपना ऑफिस को खाली करना पड़ता है, कुछ केसेस में डायरेक्टर को साथ साथ खाली नहीं करना पड़ता है, जिस दिन उसका डायरेक्टरशिप का पीरियड खत्म होगा उस दिन से उसको जो है ऑफिस को खाली करना पड़ता है। तो अब हम इसके अंदर ये देखेंगे किस किस केसेस के अंदर उसको खाली करना पड़ेगा ऑफिस, और किस किस केसेस में उसको खाली करना नहीं पड़ेगा ऑफिस। अगर कोई बंदा अनसाउंड माइंड का है ना, तो उसको जो है खाली करना पड़ेगा ऑफिस सारी कंपनी में, चाहे किसी कंपनी में डिफॉल्ट कराए और चाहे कि कोई नई कंपनी में, और नई कंपनी में तो बंदा ही नहीं बन पाएगा एज अ डायरेक्टर, क्योंकि वो अनसाउंड माइंड का हो जाएगा। और अगर अनदर कंपनी जो कि बिल्कुल सही कंपनी जिसके अंदर कोई डिफॉल्ट नहीं है, उसके अंदर भी उसको जो है ऑफिस को खाली करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना हम ना 3 कंपनी के एग्जांपल लेके चलेंगे। एक डिफॉल्ट लिमिटेड जिसके अंदर कोई डिफॉल्ट हुआ है, या फिर कॉल्स का डिफॉल्ट हुआ, आगे चल के हमें पता चलेगा तो कॉल्स का फॉल्ट हुआ है, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉल्ट हुआ है, या किसी और चीज़ का फॉल्ट हुआ है। अनदर लिमिटेड है ऐसी स्वच्छ कंपनी जिसके अंदर किसी चीज़ का डिफॉल्ट हुआ है। तो आप अगर अनसाउंड माइंड के हो जाते हो तो डिफॉल्ट कंपनी में भी आपको अपना ऑफिस खाली करना पड़ेगा। कोई ऐसी कंपनी जिसके अंदर कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ था उस कंपनी के अंदर भी आपको ऑफिस खाली करना पड़ेगा। और अगर कोई न्यू कंपनी है उसके अंदर आप क्या है, जो डायरेक्टर के लिए नहीं एलिजिबल हो पाओगे। उसके बाद अगर आप इंसॉल्वेंट हो जाते हो तो आपको डिफॉल्ट लिमिटेड के अंदर तो आपको ऑफिस खाली करना पड़ेगा, अनदर लिमिटेड के अंदर भी आपको ऑफिस खाली करना पड़ेगा, और नई कंपनी के अंदर आप डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। और अगर आपने खुद से बनाई है तो सेम आपको खाली करना पड़ेगा ऑफिस, और आप नई कंपनी के अंदर डायरेक्टरशिप की गद्दी नहीं संभाल पाओगे। अगर आपने कॉल्स नॉट पेड फॉर 6 months, अगर आपने कोई कॉल्स आपने पे नहीं करे हैं, जिसके अंदर हमने बात करी थी, अगर आपने कॉल्स पे नहीं करे हैं जॉइंटली और विद अदर्स, जिस दिन कॉल मंगाई थी उसके अगले 6 महीने के अंदर अगर आपने डिफॉल्ट करा और कॉल्स नहीं पे करें, तो आपको उस कंपनी के अंदर, जिस कंपनी के अंदर आपने ये डिफॉल्ट करा है, मतलब जिस कंपनी जो अब डिफॉल्ट कंपनी होगी, इस केस में डिफॉल्ट कंपनी होगी कौन सी कंपनी, जिसके अंदर आपने 6 महीने तक के लिए है जो कॉल्स पे नहीं करे, तो उस केस में क्या आपको विकेट करना पड़ेगा ऑफिस। और जिस कंपनी के अंदर कभी पैसा मंगाया नहीं था 6 महीने के अंदर, उसके अंदर आपको ऑफिस विकेट करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज समथिंग डिफरेंट, जिसके अंदर आपको ऑफिस खाली
करने की जरूरत नहीं। जिस कंपनी के अंदर कोई कॉल्स नहीं थे, कॉल्स नहीं मंगाए थे, जिसके अंदर कोई डिफॉल्ट नहीं करे, तो उसके अंदर आपको ऑफिस खाली करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आप नई कंपनी के अंदर भी क्या है जो डायरेक्टर बन सकते हो, आपको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा उस कंपनी। अगर आपने डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर में कोई डिस्क्वालीफाई करा, क्योंकि बिकॉज ये जो नंबर होता है ये आपका हर जगह सेम ही चलता है, अगर आपने उसके अंदर कोई डिफॉल्ट करा है तो आपको डिफॉल्ट लिमिटेड के अंदर भी आपको विकेट करना पड़ेगा ऑफिस, क्योंकि आपने वो डिफॉल्ट लिमिटेड हम किसको मान रहे हैं, जिसके अंदर आपने कॉल्स को पे नहीं कराए 6 महीने तक के लिए। तो ऐसी ऑफिस कंपनी में भी आपको ऑफिस खाली करना पड़ेगा। अगर कोई अदर कंपनी जिसके अंदर डिफॉल्ट है तो भी आपको जो है ऑफिस खाली करना पड़ेगा, बिकॉज आपने डिन का डिफॉल्ट करा, आपने डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर में कोई डिफॉल्ट करा है, केवाईसी नहीं करे या कुछ और अपराध करा है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर में, तो इस केस में आपको उस कंपनी में जिसके अंदर डिफॉल्ट हुआ है, जिसके अंदर डिफॉल्ट नहीं भी हो और कोई आप नई कंपनी का भी जो है डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप के अंदर मैंने क्लास के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि आप मैक्सिमम 20 कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हो, पब्लिक कंपनी में 10 कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हो, और टोटल आप 20 कंपनी से ज्यादा के डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। इसके अंदर हम डोरमेंट कंपनी और वो सारी कंपनी लेते, तो उस चीज को अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट आप ये याद रखना 165 के अंदर आप अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की जो है अगर आप डिफॉल्ट कर जाते हो तो आपको जो है वो डिफॉल्ट लिमिटेड जहां पे आप लास्ट बार डायरेक्टर बने हो आपको उसकी गद्दी जो है छोड़नी पड़ेगी। मतलब 20 डायरेक्टर आप कहीं कहीं ना कहीं बिल्कुल सही थे, 20 डायरेक्टर तक आपने 20 कंपनियों में एज अ डायरेक्टर आप काम करे थे, बट आप 21वीं कंपनी जो कि डिफॉल्ट लिमिटेड है उसके अंदर आप कंपनी के अंदर डायरेक्टर बने, तो आपको उस कंपनी के अंदर ऑफिस खाली करना पड़ेगा। आप अगर वो पुरानी 20 कंपनी उसके अंदर आपको ऑफिस खाली करने की जरूरत नहीं, और नई कंपनी के डायरेक्टर क्योंकि नहीं बन पाओगे, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर आप 20 कंपनी के हो सकते थे, तो आप 21वीं कंपनी के डायरेक्टर कैसे ही बन पाओगे, तो नई कंपनी के अंदर भी आप डायरेक्टर जो है नहीं बन पाओगे। अगर आपने कोई कन्विक्ट करा है, आपने अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के अंदर डिफॉल्ट करा है और जो पकड़ा जाता है पीछे 5 सालों के अंदर, तो आपको जिस कंपनी में डिफॉल्ट करा है उसके अंदर तो ऑफिस आपको खाली करना पड़ेगा। अगर आप कोई और कंपनी के अंदर भी डायरेक्टर हो जिसके अंदर आपने 188 सेक्शन का डिफॉल्ट नहीं करा है उसके अंदर भी आपको ऑफिस खाली करना पड़ेगा, और आप कोई नई कंपनी के जो डायरेक्टर है वो आप बन नहीं पाओगे। अगर आप कन्विक्ट और इम्प्रिजन हो जाते हो फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स और मोर, जिसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन आप 5 साल के लिए होते हो, तो आपको ऑफिस खाली करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं, ना ही डिफॉल्ट लिमिटेड में, ना ही अनदर लिमिटेड में, ऑन अ कंडीशन दैट नो नीड टू विकेट ऑफिस इफ अपील इज फाइल्ड। अगर आप आगे कोर्ट के पास गए हो कि हाँ भाई मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता, मेरे को आप गलत जुर्म के अंदर गिरफ्तार करके 6 महीने के लिए अंदर खड़ा करा है, तो कोर्ट केस चलते आपने अपील फाइल करी होगी, तो उस केस में आपको ना ही डिफॉल्ट लिमिटेड में जिसके अंदर ये मॉरल टर्पिट्यूड या ऑफेंस का कोई केस आया हो उसके अंदर आपको ऑफिस खाली करने की जरूरत है, ना कोई और दूसरी कंपनी के अंदर आपको ऑफिस खाली करने की जरूरत है। बट हाँ, आपको नई कंपनी के जो है डायरेक्टर जो है नहीं बन पाओगे, इवन इफ अपील इज फाइल्ड। आप नई कंपनी के डायरेक्टर तो नहीं बन पाओगे, बिकॉज आप पे केस आज भी चल रहा है, तो जब तक केस खत्म नहीं होता तब तक आप, और वो भी आपके फेवर में नहीं आता, अगर वो फेवर में आ जाता है तो आप जो है कंपनी के डायरेक्टर बन पाओगे, और इन दोनों में आपको ऑफिस खाली करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी आपने अपील फाइल कर दी तो भी खाली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फेवर में आ गया तो भी खाली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगेंस्ट आया तो आपको दोनों जगह आपको ऑफिस खाली की जरूरत करनी पड़ जाएगी, और आप नई कंपनी के अंदर भी डायरेक्टर जो है नहीं बन पाओगे। 7 साल वाले केस में भी सेम ही, अगर आप अपील के अंदर गए हो तो आपको ऑफिस खाली करने की कोई जरूरत नहीं, बट अगर आप अपील में नहीं गए हो तो आपको ऑफिस खाली करना पड़ेगा, और नई कंपनी के तो आप डायरेक्टर जो है बन ही नहीं सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन बाय ऑर्डर और कोर्ट और ट्राइब्यूनल। अगर किसी और कोर्ट और ट्राइब्यूनल ने आपको ऑर्डर दे तो आप डिफॉल्ट लिमिटेड के अंदर तो आपको विकेट नहीं करना ऑफिस, ना ही आपको न्यू कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन पाओगे, ना ही आप अनदर लिमिटेड के अंदर आप विकेट करना पड़ेगा ऑफिस, अगर आपने अपील जो है फाइल करी हो। बट हाँ, आप इन तीनों केसेस के अंदर जो है नई कंपनी के अंदर डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। तीनों केसेस में जब तक आपका केस चल रहा हो, इवन इफ अपील इज फाइल्ड, आप नई कंपनी में तो डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। जब अपील खत्म हो जाएगी और अगर आपके फेवर में अगर कुछ आता है तो ही आप नई कंपनी में डायरेक्टर बन पाओगे, और तो ही आप इन ऑफिस के अंदर जो है विकेट नहीं करना पड़ेगा आपको। अदरवाइज आपके अगर अगेंस्ट आता है तो आपको हर जगह से ऑफिस को विकेट करना पड़ेगा, और नई कंपनी में तो आप डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। आपको मेरी बात समझ आई या नहीं समझ आई? तो इन केसेस के अंदर, इन 3 केसेस के अंदर आपको जो है ऑफिस विकेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप आगे अपील के अंदर गए हो, अगर आप अपील के अंदर नहीं जाते तो आपको तुरंत ही ऑफिस विकेट करना पड़ेगा, और आप नई कंपनी के अंदर तो डायरेक्टर जो है नहीं ही बन पाओगे। आपको मेरी बात समझ आई या नहीं? अच्छा सर, आप एक बात बताओ, आप ये जो मेरे से आपने हमें एक चीज़ बताई थी कि एप्लीकेशन फॉर इंसॉल्वेंसी इज पेंडिंग, तो इसके अंदर ना एक आईसीआई ना बहुत इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त चीज़ पूछता है, स्टेजेस ऑफ इंसॉल्वेंसी। अब क्या होता है, एक जगह क्या हुआ है, देखो स्टेज 1 होती है, स्टेज 2 होती है, स्टेज 3 होती है। फटाफट ध्यान से मेरी तरफ देखते रहो और सुनते रहो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। अगर आपने खुद से एप्लीकेशन फाइल करी, देखो 2 तरीके होते हैं, या तो आपने खुद से एप्लीकेशन फाइल करी, या फिर कोई सामने पार्टी जिससे उधारी ले रखी है आपने
उसने आपकी इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन फाइल करो, क्योंकि आप जो है पैसा नहीं दे रहे। तो अगर आपने खुद से एप्लीकेशन फाइल करी है तो आप उसी दिन, जिस दिन आपने खुद से एप्लीकेशन फाइल करी है, तो आप हो जाओगे डिस्क्वालीफाई। बट अगर किसी सामने थर्ड पार्टी या क्रेडिटर ने अगर आपके ऊपर जो है क्या करिए केस फाइल करा है कि हाँ भाई आपने पैसे नहीं दे रहे और इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन लगा दी, उस दिन आप जो है डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। जब जब कब अब एप्लीकेशन जो है एडमिट हो गई, एप्लीकेशन जो है एडमिट हो गई, अब क्या है आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बन गए। अब आपका जो है केस चलता रहेगा जब तक आप अनडिस्चार्ज से डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं हो जाते। मतलब अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब आप आज भी इंसॉल्वेंट हो, बेकरार हो, जब तक आपकी सारी एसेट्स जो है लाइबिलिटीज को पे ऑफ नहीं कर देगा, आप पे कोई दाग धब्बा बचा रहेगा, तब तक आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट रहोगे। और जब तक आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट रहोगे तब तक आप रहोगे डिस्क्वालीफाइड। तो इस केस में क्या है, अगर एप्लीकेशन किसी थर्ड पार्टी या क्रेडिटर ने फाइल करी तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे। बट अगर आपने खुद से फाइल करी तो आप हो जाओगे उस दिन से डिस्क्वालीफाई। और जब तक रहोगे आप, जब तक अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट रहोगे, आप उस दिन तक रहोगे डिस्क्वालीफाई। जिस दिन आप डिस्चार्ज हो जाओगे, कोर्ट ने आपको डिस्चार्ज कर दिया कि हाँ भाई ये बंदे ने अपनी जितनी भी असेट से जो लाइबिलिटी पे करता था कर दी थी, अब इस पर कुछ नहीं बच रहा है, अब ये बंदा हो चुका है डिस्चार्ज, तो ऐसे केस में आप बन जाओगे डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और आप हो जाओगे डिस्क्वालिफिकेशन से बाहर और आप हो जाओगे क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर। तो कोई पर्सन ऐसा जो कि अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है और जो बाद में जाके डिस्चार्ज बाय कोर्ट सॉल्वेंट हो जाता है, उस केस में वो क्या बन सकता है, वो हमारा क्वालिफाइड डायरेक्टर जो है बन सकता है। अच्छा सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है रिटायरमेंट ऑफ अ डायरेक्टर बाय रोटेशन। अब क्या होता है, कोई डायरेक्टर जो है कंपनी के अंदर जो सारे डायरेक्टर है उसके अंदर ना कुछ डायरेक्टर जो रोटेशन में बाहर निकालने बहुत जरूरी होते हैं, बिकॉज टू मेंटेन क्या, टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, टू मेंटेन बायसनेस। क्योंकि अब डायरेक्टर एक ही जगह पता है, उसे पता है कि हाँ भाई वो कंपनी के अंदर रहेगा, तो ऐसे में ना डायरेक्टर हो जाता है आलसी, इसलिए ना डायरेक्टर को ना रोटेट करके बाहर निकालना पड़ता है कंपनी से। तो ऐसे केस में आता है 152 सबसेक्शन 6 एंड 7 रिटायरमेंट ऑफ अ डायरेक्टर बाय रोटेशन। अब ये जो कंसेप्ट है ना प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है। सबसे पहली बात नहीं, प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ये होता किस पे, ये होता है सर पब्लिक कंपनी के अंदर भी। उसके अंदर भी ना दो ऑप्शन दे रखे हैं, या तो आप एओए के अंदर लिख दो कि सारे डायरेक्टर जो हैं रिटायर होंगे इन बाय रोटेशन एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग, या फिर ऑप्शन 2 क्या है आपका, ऑप्शन 2 जिसके अंदर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ भी नहीं लिख रहा, तो 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर जो हैं विल बी लाइबल टू रिटायर एट एवरी जनरल मीटिंग प्लस अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग। अब टीएनओडी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, टीएनओडी के अंदर क्या क्या एक्सक्लूड होता है, ये चीज हम देखेंगे। सबसे पहले आप मेरी बात सुनिए, दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ रिटायरमेंट ऑफ अ डायरेक्टर, रोटेशन ऑफ अ डायरेक्टर क्या होता है, रिटायरमेंट बाय रोटेशन ऑफ अ डायरेक्टर क्या होता है। ये जो कंसेप्ट है पब्लिक कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है, पहली बात। उसके बाद दूसरी बात क्या है, ये जितनी भी चीज पे एप्लीकेबल होता है वो होता है सिर्फ पब्लिक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल, प्राइवेट कंपनी पे ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती। दोबारा से मेरी बात सुनिए, ये चीज कंसेप्ट है जो रोटेशन बाय डायरेक्टर, रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन, ये जो कंसेप्ट है ये प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ये सिर्फ पब्लिक कंपनी पे एप्लीकेबल होता है। आप इसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन 1 होता है और एक ऑप्शन 2 होता है। ऑप्शन 1 क्या बोलता है, ऑप्शन 1 ये बोलता है कि आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये लिख सकते हो सारे डायरेक्टर जो हैं रिटायर होंगे बाय रोटेशन एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग, या फिर अगर आप वो नहीं लिखते तो सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर विल रिटायर एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग बाय रोटेशन। उसके अंदर आप जो है टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर क्या क्या लेते हो, क्या क्या एक्सक्लूड करते हो वो देखेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बिल्कुल हटा कर चलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जितने भी होंगे कंपनी के, उसमें से हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हटा के फिर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर की गिनती लेंगे, उसका 2/3 जो है वो डायरेक्टर होंगे लाइबल बाय रोटेशन। उसमें से कितने करेंगे लाइबल बाय रोटेशन वो आगे हम देखते हैं। अब मेरी बात सुनो, ऑप्शन 2 पे हम बात करेंगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर लिख दे सारे डायरेक्टर होंगे तो 2/3 की कैलकुलेशन करने की हमारे को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम 2/3 वाले ऑप्शन को देखेंगे। क्योंकि अगर आर्टिकल में लिख दिया कि सारे बाय डायरेक्टर बाय रोटेशन रिटायर होंगे तो उसके अंदर तो 2/3 लगाने की जरूरत है नहीं, बट अगर नहीं है तो हमें 2/3 लगाना पड़ेगा। अब ऑप्शन 2 कैसे लगेगा, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर अगर फॉर एग्जांपल हमारे 15 डायरेक्टर है, उसमें से हमारे 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हम साइड करेंगे और सिर्फ 12 डायरेक्टर की गिनती है। उसके बाद जो है हमें 1/3 या फिर जो भी हमें आगे रिटायर देखना है वो करेंगे। अब मेरी बात सुनो, हमने टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर जो है 12 निकाले, 15 में से 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे और 12 थे नॉर्मल डायरेक्टर। उसमें से क्या है, अब उसके अंदर मिनिमम 2/3 विल आर लाइबल टू बाय रोटेशन। 2/3 क्या, 2/3 मिनिमम 12 में से 2/3 डायरेक्टर जो हैं लाइबल बाय रोटेशन होंगे, उसमें से 1/3 रोटेट होंगे। अब 1/3 रोटेट होंगे मतलब उनको हटा के कोई और डायरेक्टर आएगा। तो अब मेरी बात सुनो, 2/3 का क्या फॉर्मूला है और 1/3 का क्या फॉर्मूला है, एक एक करके समझेंगे। 2/3 का फॉर्मूला है मिनिमम 2/3 आर लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन, तो 2/3 इंटू 12 का क्या लेंगे, तो 2/3 इंटू 12 होगा 8। हमें ना यहाँ पे हमेशा हायर राउंडिंग ऑफ करनी है। अगर आपको कोई पॉइंट में आता है जैसे 8.11, 8.00, 8.01112333, अगर ऐसा कोई भी नंबर आता है तो आपको ना हमेशा
हायर साइड पे राउंडिंग ऑफ करनी है। मतलब अगर 8.1 आया, 8.2 आया, 8.5 आया, 8.6 आया, 8.7 आया, 8.8 आया, 8.01 से लेके 8.99 तक आपको लेना है 9। आपको मेरी बात समझ आई? तो आपको हमेशा 2/3 के लिए हमेशा हायर राउंडिंग ऑफ करनी है। आपको मेरी बात समझ आई? नहीं समझ आई? यस सर, बिल्कुल समझ आएगा। अब आउट ऑफ 8 डायरेक्टर 1/3 विल बी लाइबल, 1/3 विल रिटायर बाय रोटेशन। अब 2/3 में से जो नंबर आया 2/3 बाय 12, 2/3 इंटू 12 करा, उसमें से आया 8 फॉर एग्जाम्पल हमारा नंबर। अब 8 में से 1/3 जो है वो होंगे रिटायर। अब इसके अंदर ना हमें करना है नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ। 1/3 के अंदर हमें करना होता है नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ, 2/3 के अंदर हमें करना होता है हाईएस्ट राउंडिंग ऑफ, और 1/3 के अंदर हमें करना होता है नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ। बिकॉज 3 का मल्टीपल है, इसको आसान करने के लिए इन्होंने ऊपर की साइड तो करा दिया हायर राउंडिंग ऑफ, नीचे की साइड करा दिया लोअर राउंडिंग ऑफ। अब मेरी बात समझना, लोअर राउंडिंग ऑफ नहीं, नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ। अब मेरी बात समझना, अब मेरी बात समझना, अब मेरी बात समझना। यहां देखो सारे मेरे, यहां देखो, यहां देखो, इस साइड देखो। अब यहां पे 3 हमने कहा 3 जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उनको हम हटा के फिर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर की जो 12 की गिनती है वो लेंगे। अब 2/3, अब 12 के 2/3 कितना बचा? 8। अब 8 का हमें 1/3 देखना है, तो सर 8 का जो 1/3 होगा हमारा कितना होगा? सर आएगा 2.66। अब इसके अंदर नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ 2.66 का नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ होगा 3, तो इसके अंदर हमें नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ करना है। अगर 2.333 आता तो हम 2 लेते, अगर 2.66 आए तो हम लेंगे 3। तो इसके अंदर जो अगर 2.5 और 2.5 से ज्यादा जितना भी होगा हम उसको हायर राउंडिंग ऑफ करेंगे, मतलब 3 की साइड लेके जाएंगे। अगर 2.5 से कम आता है 2.49, 2.48, 2.53, 2.43, 53 होगा तो 3, 43 होगा तो 2। अब मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो उतने नंबर ऑफ डायरेक्टर जो है उनको हमें करना पड़ेगा रोटेट। तो 2/3 की जगह हमें हाईएस्ट राउंडिंग ऑफ करनी पड़ेगी और 1/3 का हमें क्या करना पड़ेगा? नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ। तो इसके अंदर रिमेनिंग डायरेक्टर बचे हमारे 4 कैन बी परमानेंट डायरेक्टर। अब 12 में से अगर 2/3 की गिनती हमने हटा दी और हाईएस्ट राउंडिंग ऑफ कर दिया, जो अब आप ना 1/3 नहीं ले सकते, आपको यहाँ पे 2/3 की गिनती करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको हाईएस्ट राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद आपको टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में से उतने डायरेक्टर जो आपने 2/3 की गिनती से निकाले वो हटा के उतने ही आप परमानेंट जो डायरेक्टर है वो रख सकते हो। तो आपको ना 2/3 की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बिकॉज यहां पे होता है हायर राउंडिंग ऑफ। 1/3 नहीं ले सकते आप 2/3 की गिनती में, 1/3 आपको 2/3 निकालना पड़ेगा। 1/3 निकाल के आप वो नंबर नहीं ले सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, दोबारा से मैं बता देता हूं आपको कि अगर आप जब टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर का 2/3 जो कि आप लायबल बाय रोटेशन निकालोगे ना, आप मेरी बात ध्यान से सुनना, जो 2/3 आप निकालोगे ना लायबल बाय रोटेशन, अब मेरी बात ध्यान सुनो, वो जो आप क्या करोगे, वो जो पहले आप निकालोगे 1/3 नहीं निकाल सकते, आपको 2/3 निकालना पड़ेगा, उसमें हायर राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा, फिर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में से आपको वो वाला जो नंबर आया 2/3 वाला वो माइनस करना पड़ेगा। उतने जो डायरेक्टर होंगे वो आपके परमानेंट डायरेक्टर हो जाएंगे, जो कि नॉट लायबल बाय रोटेशन होगा। आपको मेरी बात समझ आई? नहीं समझ आई? उसमें से 2/3 जो आपका आया हायर राउंडिंग ऑफ क्या, उसका आपको 1/3 जो है लेना, जिसके अंदर आप नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ करोगे, उतने जो डायरेक्टर हैं आपके वो लायबल बाय रोटेशन होंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? नहीं समझ रही है? ऐसा समझ आएगा? आप ये ध्यान से सुन लो, ध्यान से, लास्ट बार और बता रहा हूं, 2/3 आपको निकालना पड़ेगा, 1/3 नहीं, 2/3 निकालना पड़ेगा। 2/3 के अंदर भी हायर राउंडिंग ऑफ, फिर आपको टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में से वो नंबर माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद वो आपके परमानेंट डायरेक्टर हो गए। और 2/3 जो आया हायर राउंडिंग ऑफ क्या, तो उसका 1/3 लोगे, उसमें 1/3 के अंदर आप नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ करके उतने नंबर ऑफ डायरेक्टर को आप जो है रिटायर बाय रोटेशन कराओगे। आपको मेरी बात समझ आई? नहीं समझ आई? यस सर, बिल्कुल समझ आ गई। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब हमारा नंबर आ चुका है। अब 3 डायरेक्टर जो हैं कैसे सिलेक्ट करेंगे हम? 3 नंबर ऑफ डायरेक्टर है जो कि लायबल बाय रिटायर बाय रोटेशन होंगे, वो कैसे सिलेक्ट करेंगे? अब इस पे बस चर्चा करेंगे हम। इसके अंदर सबसे पहले निकालेंगे जो सबसे लॉन्गेस्ट थे इन ऑफिस, हु हैज बीन लॉन्गेस्ट इन ऑफिस, या फिर इफ अपॉइंटेड ऑन द सेम डे हम निकालेंगे ड्रॉ बाय लॉट, चिट्ठी निकालें, चिट्ठी डालेंगे उन 3 डायरेक्टर की, उसके अंदर से हम ड्रॉ बाय लॉट निकालेंगे। तो इफ अपॉइंटेड ऑन सेम डे, या तो कोई बंदे आपस में डिसाइड कर ले कि हाँ भाई मैं कर दूंगा खाली, या वो होता नहीं है, फिर हम क्या करेंगे ड्रॉ ऑफ लॉट, वर हम तीनों हम सारे डायरेक्टर जो कि लायबल बाय रोटेशन है उनके 3 नंबर निकाल लेंगे और उन लोगों को जो है ऑफिस को रोटेट करा देंगे। तो 3 जो डायरेक्टर जो कि लायबल बाय रोटेशन होंगे उनको कैसे हटाएं, कैसे कराएं? जो लॉन्गेस्ट इन ऑफिस होंगे उनको हटाओ, या फिर जो अगर सेम डेट पे अपॉइंट हुए हैं उसमें से, सेम डेट पे जो अपॉइंट है उसमें से जो सबसे ज्यादा ऑफिस में रुका है उसको हटाओ, या फिर वो डिसाइड कर लेंगे, म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे, या फिर ड्रॉ ऑफ लॉट्स। आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब जो 3 डायरेक्टर बचे हैं हु आर रिटायर्ड बाय रोटेशन, आपके पास ना यहाँ पे 3 चॉइसेस हैं। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 3 चॉइसेस हैं, यहाँ पे आपके पास 3 चॉइसेस हैं। क्या है सर चॉइस? कंपनी में चूज नॉट टू फिल द वैकेंसी। अगर आपकी 2:1 की रेशियो मेंटेन हो रही है, मतलब टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर है और उसके अंदर आपकी 2:1 की रेशियो मेंटेन हो रही है, लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन और लाइबल नॉट टू रिटायर की जो रेशियो है 2:1 है, मतलब रिटायर कितने होने हैं और रिटायर कितने नहीं होने, मतलब नॉन रिटायरिंग, रिटायरिंग टू नॉन रिटायरिंग की रेशियो 2:1 अगर आपकी बरकरार है, तो आप जो डायरेक्टर आप रोटेट करके हटाओगे ना, उनकी जगह किसी नए डायरेक्टर को लाने की आपकी कोई नीड नहीं रहेगी। आप मेरी बात दोबारा से ध्यान से सुनो, ऑप्शन 1 क्या बोलता है? सर ऑप्शन 1 ये बोलता है कि अगर आपकी 2:1 की रेशियो किसकी, रिटायरमेंट
टू नॉन रिटायरमेंट, रिटायरिंग डायरेक्टर टू नॉन रिटायरिंग डायरेक्टर की अगर आपकी रेशियो 2:1 की मेंटेन्ड है, अगर आपकी रेशियो 2:1 की मेंटेन है, तो सर अगर आपकी रेशियो 2:1 की मेंटेन है तो आपको नए डायरेक्टर अपॉइंट करने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आपकी रेशियो 2:1 की मेंटेन नहीं है तो सर आपको उसकी जगह नए डायरेक्टर को लाना पड़ेगा। तो अपॉइंट न्यू डायरेक्टर इन द प्लेस अंडर बाय सेक्शन 160, जो 160 के हिसाब से आपको जो डायरेक्टर में लाने पड़ेंगे वो लाने पड़ेंगे। ऑप्शन 3 है रीअपॉइंटिंग द रिटायरिंग डायरेक्टर। आप चाहे तो जो है इसके अंदर आप जो डायरेक्टर रिटायर बाय रोटेशन हो रहे हैं, हाँ अगर उसके अंदर कोई खराबी नहीं तो आप उन डायरेक्टर्स को वापस से रीअपॉइंट कर सकते हो। बट जो लाइबल बाय रोटेशन है आप उनकी जगह नए डायरेक्टर को भी जो है लेके आ सकते हो। अब मेरी बात सुनो, 1/3 ऑफ इट विल रिटायर इन एजीएम। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमारे 10 थे, लाइबल टू रिटायर थे 10, हमने 2 को रखा नॉन रिटायरिंग। हमने कहा कि 10 डायरेक्टर लाइबल बाय रिटायर बाय रोटेशन होंगे। देखो 2/3 के अंदर ज़्यादा नंबर हो तो और भी अच्छा होता है। अब 10 में से अगर हमने 1/3 3 को हमने डायरेक्टर को लाइबल बाय रोटेशन करके 3 को हटा भी दिया, अब हमारे डायरेक्टर कितने बचे, रिटायरिंग डायरेक्टर बचे 7 और नॉन रिटायरिंग बचे 2। तो आज भी रेशियो मेंटेन है 2:1 की, यहाँ पे 7:2 होता है, 2:1 से ज़्यादा का रेशियो। तो मतलब ये रेशियो आज भी मेंटेन है, रिटायरिंग इस टू नॉन रिटायरिंग का 2:1 का रेशियो मेंटेन है। 2:1 से ज़्यादा होना चाहिए, 1:1 या 1.1 कुछ नहीं होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए। 2:1 से अगर ज़्यादा का रेशियो है तो आपको नए डायरेक्टर अपॉइंट करने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है। इफ नॉमिनी डायरेक्टर इज अपॉइंटेड ड्यू टू सोर्स अग्रीमेंट या अंडर एनी अदर लॉ, अगर कोई ऐसा डायरेक्टर, देखो कभी कभार क्या होता है हमारी कंपनी के अंदर ना नॉमिनी डायरेक्टर आता है किसी एक्ट की वजह से। फॉर एग्जांपल कंपनी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने वाली है, आपको पता है 4-5 साल तक प्रोसीडिंग चलेगी, आपको नॉमिनी डायरेक्टर आना पड़ा, तो उस केस में वो नॉमिनी डायरेक्टर को हम टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर से इसलिए नहीं हटाएंगे भाई वो किसी लॉ की वजह से आए, किसी रीजन की वजह से आए, तो ऐसे डायरेक्टर को हम नहीं हटाएंगे। बट अगर क्योंकि कोई सोर्स अग्रीमेंट की वजह से आता है, कोई ऐसी वजह से आता है कि हाँ भाई इसको लाने की नीड पड़ रही है एज अ कंपनी के परस्पेक्टिव से कि भाई हमारे को और डिसीजन में कि हमें एक्सपैंड करें, तो हमें नॉमिनी डायरेक्टर लाना पड़ा, उसको हम जो है काउंटेड इन टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, और वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा एंड इज नॉन रिटायरिंग डायरेक्टर। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर रहेगा और उसको हम नॉन रिटायरिंग डायरेक्टर की गद्दी पे रखेंगे, हम उसको रिटायरिंग डायरेक्टर के साथ नहीं रख सकते, क्योंकि आप किसी पर्पस के लाए हो, आपको अगर एक्सपैंड करना है तो आप उस एक्सपेंडिंग के पर्पस के लाए, तो आप उसको नॉन रिटायरिंग की कैटेगरी में रखोगे। तो नॉमिनी डायरेक्टर हमेशा नॉन रिटायरिंग डायरेक्टर होगा। अगर तो वो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर की गिनती में आता है तो वो नॉन रिटायरिंग रहेगा। अगर वो किसी और लॉ की वजह से आया है तो उसको टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर की गिनती से हटा देंगे, जैसे हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ऊपर देखा था, हटाया था। आपको मेरी बात समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही है? सर रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर की गिनती समझ आई या नहीं समझ आई? दोबारा से एक बार मेरे को रिवाइज करा दो जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है। तो सर हमने पहले पढ़ा था डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, सबसे पहले पढ़ा था हमने ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज। तो ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज में हमने देखा था डायरेक्टर को जो है एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चलना है, उसको क्या करना है, उसको अपनी प्रोफेशनल किसके हिसाब से काम करना है, उसको स्किल ड्यू डिलिजेंस उसके हिसाब से काम करना है, उसे हमेशा सारा काम गुड फेथ में करना है, वो अपना ऑफिस किसी और को साइन नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो ऐसी ट्रांजेक्शन जो हो जाती है बट वो अपने इंटरेस्ट या फिर कंपनी के इंटरेस्ट के हित में देखेगा, अपने इंटरेस्ट में नहीं देखेगा। और उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरेस्ट हो रहा है तो ऐसे डायरेक्टर की ड्यूटी गलत है और उसके ऊपर वो लाइबल हो सकता है। अगर उसकी वजह से उसने कोई अनड्यू एडवांटेज या गेन उठाया तो उसको सारा जो गेन है वो कंपनी को देना पड़ेगा। तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर हमें चाहिए होता है। उसके बाद कोई भी ऐसी कोई क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है डायरेक्टर के लिए अभी तक कंपनी एक्ट ने नहीं बताई है। उसके बाद हमने देखा था एज पर सेक्शन 164 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, पहला आता है अनसॉल्वेंट, दूसरा आता है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। सर हमने देखा था अगर कोई इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन क्रेडिटर लगाता है तो आप क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई नहीं होगे। बट अगर आप खुद से लगाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। जिस दिन आपकी एप्लीकेशन एडमिट हो जाती है उस दिन तो चाहे क्रेडिटर ने लगाई हो चाहे हमने लगाई हो, उस दिन से तो आप डिस्क्वालीफाई हो ही जाओगे। और आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट तब तक रहोगे तब तक आप डिस्क्वालीफाइड ही रहोगे। बट जिस दिन आप डिस्चार्ज हो जाओगे उस दिन आप क्या हो जाओगे, डिस्क्वालिफिकेशन के दायरे से बाहर। अब फिर हमने देखा था अगर आपने जो है कॉल्स पे नहीं करे 6 महीने के लिए तो आप उस कंपनी के अंदर क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई। उसके बाद हमने क्या देखा था सर, उसके बाद हमने देखा था अगर आप इंप्रिजनमेंट में जाते हो मॉरल टेरिटरी और अदरवाइज की वजह से तो आप जो है 6 महीने से ज्यादा के लिए गए और डिस्क्वालीफाई हो जाओगे आप फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, जब तक आपका एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस नहीं जाता। अगर आप 7 साल या उससे ज्यादा के लिए अगर जेल में गए तो आप डिस्क्वालीफाइड फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी हो जाओगे। अगर कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने बताया तो उस दिन के लिए भी आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। उसके बाद अगर आप सेक्शन 152 डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के अंदर कोई डिफॉल्ट करे तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। 165 का अगर आपने डिफॉल्ट करे तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और अगर आपने कोई भी ऐसा काम कारनामा कर रहा है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन अंडर सेक्शन 188 के अंदर कोई कांड कारनामा करा है और अगले पिछले 5 सालों के लिए तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न अगर 3 सालों के कोई भी कंपनी के अंदर नहीं बढ़ी तो आपको उस कंपनी के अंदर जो है अपना आप उस कंपनी के लिए हो जाओगे डिस्क्वालीफाई, आप उस कंपनी के अंदर रिपॉइंट नहीं हो पाओगे। अगर आपने 3 Ds के अंदर कौन कौन से सर, डिपॉजिट, डिबेंचर और डिविडेंड के अंदर कोई डिफॉल्ट करे 1 साल के अंदर तो आप जो है उस कंपनी के अंदर रिपॉइंट नहीं हो पाओगे और आप किसी और कंपनी के अंदर भी डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। अगर कोई नया डायरेक्टर उनकी जगह आता है उसको 6 महीने का समय दिया जाता है कोई भी डिफॉल्ट है जो कंपनी का सही करने के लिए। उसके बाद हमने देखा किसके अंदर
हमें जो है ऑफिस विकेट करना पड़ता है। तो सर हमें ऑफिस विकेट करना पड़ता है। अगर कोई आप अनसाउंड माइंड है तो आपको तीनों जगह, चाहे डिफॉल्ट हो, चाहे अनदर हो, चाहे न्यू कंपनी हो, चाहे अगर आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट या फिर इंसॉल्वेंट अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो भी आपको तीनों जगह ही ऑफिस को खाली करना पड़ेगा। अगर आपकी एप्लीकेशन लगे तो भी आपको तीनों जगह ऑफिस को खाली करना पड़ेगा। और अगर आपने कॉल पेड करें 6 महीने तक, 6 महीने से ज़्यादा के अंदर, तो आपको जिस कंपनी में आपने पे नहीं करे उसके अंदर आपको ऑफिस खाली करना पड़ेगा। बट आपको बाकी कोई कंपनी के अंदर ऑफिस खाली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप नई कंपनी के अंदर भी अपॉइंट हो सकते हो। और अगर डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर में आपने कोई डिफॉल्ट करा तो आपको तीनों ही ऑफिस के अंदर जो है ऑफिस खाली करना पड़ेगा। मैक्सिमम डायरेक्टरशिप में जिस कंपनी के अंदर डिफॉल्ट है उसके अंदर आपको ऑफिस खाली करना पड़ेगा। कोई और कंपनी में ऑफिस खाली करने की जरूरत नहीं है और नई कंपनी में तो डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 188 सारी तीनों जगह ऑफिस आपको खाली करना पड़ेगा। बट अगर आप कन्विक्टेड या इम्प्रिजनमेंट गए हो तीनों के केसेस में 6 महीने 7 साल या फिर अगर कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने बोला है तो आप दोनों केसेस में डिफॉल्ट लिमिटेड और अनदर लिमिटेड के अंदर आपको ऑफिस खाली करने की जरूरत नहीं। अगर आपने आगे अपील लगाई, अगर आपने अपील नहीं लगाई तो आपको साथ साथ ऑफिस को खाली करना पड़ेगा। और नई कंपनी के अंदर तो आप डायरेक्टर नहीं बन पाओगे जब तक जो है अपील वो रिजॉल्व नहीं हो जाती है। आपको मेरी बात समझ आई या नहीं? से मैं ये सर बिल्कुल समझ आ गई। अब हम ना एक टॉपिक है जो फटाफट से उसको रिवाइज कर लेते हैं, जिसका टॉपिक का नंबर आता है नंबर ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटमेंट। कितना देखा था हमने? हमने देखा था सर 1% कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर होते हैं 1 और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर होते हैं 15। ऐसी प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं 2 और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं 15। और ऐसी पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की लिमिट है 3, मिनिमम नंबर 3 और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर होते हैं 15। इन तीनों ही केसेस में हम डायरेक्टर को बढ़ा सकते हैं बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। इन तीनों ही केसेस में हम क्या कर सकते हैं? हम मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की जो लिमिट है 15 से बढ़ा के ज्यादा कर सकते हैं। बट आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सर आपको जो है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। रिटायरमेंट और रोटेशन ऑफ डायरेक्टर हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया। अगर आपको रेजिग्नेशन देना है तो आपको रेजिग्नेशन जो है रेजिग्नेशन देना पड़ेगा डिटेल रीजंस के साथ। क्या रीजन है आपका रेजिग्नेशन का? विदिन 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन इन सच अ मैनर एज मे प्रिस्क्राइब्ड। मतलब आपको जो है ये फाइल करना पड़ेगा, डायरेक्टर को कंपनी के अंदर देना पड़ेगा कि आप क्यों कर रहे हो, और आपको रजिस्टर ऑफ कंपनीज के अंदर भी ये एप्लीकेशन को जो है सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है रेम्यूनरेशन की बात। आ जाओ फटाफट से, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन के केस में क्या होगा सर? रेम्यूनरेशन ओवरऑल मैक्सिमम रेम्यूनरेशन इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी टू इट्स डायरेक्टर इंक्लूडिंग मैनेजरियल डायरेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। इसके अंदर लिमिट दे रखी है, वो भी सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए। प्राइवेट कंपनी के लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। तो सिर्फ पब्लिक कंपनी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ रेम्यूनरेशन इसलिए फिक्स कर रखी है बिकॉज उन्होंने पब्लिक से भी पैसा उठाया होता है। अगर कोई कंपनी लिस्टेड कंपनी होती है उसने तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक से पैसा उठाता है, तो उसके लिए उन्होंने ओवरऑल मैक्सिमम रेम्यूनरेशन की जो है लिमिट फिक्स कर रखी है। आप उससे भी ज़्यादा रेम्यूनरेशन दे सकते हो, बट आपको उसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या फिर जनरल स्पेशल रेजोल्यूशन जो है पास करना पड़ेगा। सबसे पहले आते हैं ओवरऑल लिमिट। जितने भी हमारे डायरेक्टर होंगे, चाहे वो मैनेजरियल डायरेक्टर हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चाहे वो हमारा होल टाइम डायरेक्टर हो, चाहे हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, चाहे हमारा नॉमिनी डायरेक्टर हो, चाहे हमारा नॉर्मल डायरेक्टर हो, कोई भी डायरेक्टर हो, उसकी मैक्सिमम रेम्यूनरेशन सारे डायरेक्टर को मिला मिलोगे कितनी दे रखी है सर? हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 11% ऑफ नेट प्रॉफिट जो कंपनी ने कमाया उसका 11% ऑफ नेट प्रॉफिट ही दे सकते हैं। कंपनी चाहे तो उसको बढ़ा सकती है बाय पासिंग कंपनी इन जनरल मीटिंग में जो है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके जो है इसके अंदर अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन बढ़ा सकती है। बट इफ देयर इज वन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या फिर मैनेजर, अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसके अंदर या तो एक मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर एक होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर है, उसके अंदर आप 5% ऑफ नेट प्रॉफिट 5% ऑफ नेट प्रॉफिट जो है मैक्सिमम उसके अंदर उस मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर को दोगे। ओवरऑल लिमिट तो आपकी 11% ही रहेगी, बट आप जो है मैक्सिमम रेम्यूनरेशन 5% दे सकते हो, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। उसके अंदर मेजर डिसीजन मेकिंग मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या फिर मैनेजर के होते हैं। उसके अंदर आप जो है उसके अंदर अगर एक ही है तो आप मैक्सिमम 5% तक का ही जो है नेट प्रॉफिट का रेम्यूनरेशन आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो। हाँ, आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, बट आपको उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग को है जो है पास करना पड़ेगा। अगर आपके पास मोर देन वन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर है तो आप मैक्सिमम सारे मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर को मिला के मैक्सिमम 10% ऑफ नेट प्रॉफिट दे सकते हो टू ऑल सच डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स। जो है आप मैक्सिमम दे सकते हो, बाकी जो 1% बचेगा उसमें से आपको बाकी सारे डायरेक्टर्स को पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप उसको भी लिमिट बढ़ाने तो आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ओवरऑल लिमिट अगर बढ़ती है 11% से ज्यादा की तो आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है जनरल मीटिंग में। और अगर 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 आपको 5% से ज्यादा का नेट प्रॉफिट देना है किसी भी एक मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर को, अगर कंपनी के अंदर एक ही है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर दो है, दो या उससे ज्यादा है तो आपको 10% ऑफ नेट प्रॉफिट जो है आप बांट सकते हो और मैनेजर और इनको दे सकते हो। अब मेरी बात सुनो, नो लिमिट ऑन रेम्यूनरेशन इज देयर इफ सच रेम्यूनरेशन इज पेड वेयर सर्विसेज रेंडर आर ऑफ प्रोफेशनल नेचर। अगर कोई ऐसी सर्विसेज है जो कि प्रोफेशनल नेचर की है और डायरेक्टर पोजेसेस रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, अगर डायरेक्टर के पास वो रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है भी उसको सर्विसेज देने की, तो आप उसके अंदर रेम्यूनरेशन की कोई लिमिट नहीं होती है। इसके अंदर 5%, 10%, 11% का कोई क्राइटेरिया फुलफिल करने की आपको जरूरत नहीं है। बट ऑन द केस मतलब इसके अंदर क्या है, प्राइमरी कंडीशन जो डायरेक्टर है वो रिक्विजिट क्वालिफिकेशन जो है पोजेस करता हो, प्लस में डायरेक्टर पोजेस
रिक्विजिट क्वालिफिकेशन और उसने उससे रिलेटेड पर्टेनिंग उसने सर्विसेज जो है कंपनी को प्रोवाइड करी हो, तो उसके अंदर कोई भी आपकी लिमिट नहीं रहेगी। अब मेरी बात सुनना, रेम्यूनरेशन इन केस ऑफ नो प्रॉफिट्स और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। अब कोई कंपनीज होती है उसके अंदर, मान लो अगर कोई कंपनी के अंदर प्रॉफिट नहीं आता, तो ऐसा थोड़ी है कि हम डायरेक्टर्स को भूखा रखेंगे। इस केस में क्या है, हम कंपनी के अंदर भी इसके अंदर हमने ओवरऑल लिमिट जो है सेट कर दी है। इसके अंदर क्या करिए, अगर आपका प्रॉफिट नेगेटिव है, लॉस है, या फिर आपकी जो इफेक्टिव कैपिटल है वो नेगेटिव चलेगा, या फिर आपकी जो कैपिटल है वो 5 करोड़ से कम है। इफेक्टिव कैपिटल का जो फॉर्मूला है वो हमारे इस वाले सीएमए के सिलेबस के अंदर नहीं है, तो हम इफेक्टिव कैपिटल को छोड़ के चलेंगे। और सीए फाइनल के अंदर तो स्पॉम के अंदर चली जाती है चीज़ें, और सी एंटर के अंदर तो ये चीज़ है नहीं। तो इसके अंदर अगर 5 करोड़ तक की लिमिट है, और अगर अगर या तो नेगेटिव है आपकी इफेक्टिव कैपिटल, या फिर इफेक्टिव कैपिटल आपकी अगर 5 करोड़ से कम है, तो आप जो है ईयरली रेम्यूनरेशन कोई भी मैनेजरियल पर्सन को कितना दे सकते हो, 60 लाख। मैनेजरियल पर्सन मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, या फिर मैनेजर, या अगर कोई और कोई डायरेक्टर है अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर होल टाइम डायरेक्टर या फिर मैनेजर, उसको आप 12 लाख रुपए तक दे सकते हो, अगर आपकी जो इफेक्टिव कैपिटल है वो नेगेटिव है या फिर 5 करोड़ से कम है। अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है बट 100 करोड़ से कम है, तो आप कितना दे सकते हो, आप मैनेजरियल पर्सनल को 84 लाख रुपए का रेम्यूनरेशन दे सकते हो, और अदर डायरेक्टर को आप 17 लाख रुपए तक का रेम्यूनरेशन दे सकते हो। अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा है बट 250 करोड़ से कम है, तो आप वहाँ पे 120 लाख मतलब 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक का जो है मैनेजरियल पर्सन को रेम्यूनरेशन दे सकते हो। ये ईच मैनेजिंग पर्सन की जो है ये लिमिट जो है कंपनीज ने करी है, कंपनीज एक्ट ने बताई है। और उसके बाद 24 लाख जो है कोई भी अदर डायरेक्टर, अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है बट 250 करोड़ से कम है। अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल 250 करोड़ से ज्यादा है, तो आप 120 लाख रुपए प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़, मतलब 250 करोड़ से जितनी ज्यादा ऊपर है, 250 करोड़ तक आप 120 लाख दोगे, 250 करोड़ से ऊपर आपको 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल जो कि होगी वो आपको जो है मैनेजरियल पर्सनल को देनी पड़ेगी। इस केस में वही 24 लाख और 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़। बेसिकली 60 लाख का आप 1/5 कर दो, बाकी सारे डायरेक्टर को 1/5 ही दिया है। 60 लाख का 1/5, 84 लाख का 1/5 और 120 लाख का 1/5 अगर आप करके देखोगे तो आपका यही अमाउंट आएगा। और ऐसे ही इन्होंने जो है बाइफरकेट करके क्या है जो दे रखा है। आपको मेरी बात समझ आ रही है नहीं? तो सर इसके अंदर क्या बोला गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेम्यूनरेशन, अगर आपकी कंपनी में कोई प्रॉफिट नहीं है और इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, तो क्या होता है कि यार अब डायरेक्टर का जो पेड तो भरना ही है, अब डायरेक्टर का जो पेड भरना है, अब हम वो कैसे पेड भरेंगे। अब हमने इसके अंदर इफेक्टिव कैपिटल की लिमिट लगाई और उसके बेसिस पे हमने जो है रेम्यूनरेशन को बांट दिया। अगर मैनेजरियल पर्सन होगा तो ये रेम्यूनरेशन, अगर कोई और डायरेक्टर होगा तो ये रेम्यूनरेशन। अगर मैनेजरियल पर्सन होगा, अगर उसकी कैपिटल 5 करोड़ या उससे कम है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सर हमारी जो रेम्यूनरेशन रहेगी वो 60 लाख रहेगी, अदर डायरेक्टर में 12 लाख। अगर 5 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक है तो कितनी रहेगी सर, रेम्यूनरेशन रहेगी हमारी 84 लाख और 17 लाख। अगर 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 तो हमारी 100 करोड़ से लेकर 250 करोड़ है तो 120 लाख और 24 लाख। अगर 250 करोड़ से ऊपर है तो 120 लाख और 24 लाख प्लस दोनों केस में 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़। आपको मेरी मैक्सिमम रेम्यूनरेशन की बात समझ आई या नहीं, जल्दी से मेरे को बताओ। ये सर बिल्कुल समझ आ गई। तो एक बार फटाफट से रेम्यूनरेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो ओवरऑल रेम्यूनरेशन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी हमने लिमिट लगा रखा है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में हम नहीं देखते, और इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। अब इसके अंदर ओवरऑल लिमिट है जो 11% की सेट करिए। अगर उससे बढ़ानी है तो आपको जनरल मीटिंग के अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर एक है, तो उस केस में 5% जो है उसको आप दे सकते हो। अगर उससे ज्यादा बढ़ानी है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी में एक से ज्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर है, तो आपको जो है 10% ओवरऑल रेम्यूनरेशन दे सकते हो। बाकी जो है अगर आपको बढ़ाना है तो आपको उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सर्विसेज रेंडर अगर कोई प्रोफेशनल नेचर की है और वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है डायरेक्टर रखता है और वो सर्विसेज देता है कंपनी को, उसके अंदर कोई लिमिट नहीं है रेम्यूनरेशन की। उसके बाद अगर कंपनी के पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो उसके अंदर अगर 5 करोड़ से कम की इफेक्टिव कैपिटल तो 60 लाख मैनेजरियल पोजीशन पे, अदरवाइज कितना 12 लाख। उसके बाद अगर 5 से 100 है तो कितना सर 84 और 17। उसके बाद 100 से 250 है तो सर 120 और 24। उसके बाद 250 से ऊपर है तो सर 120 प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़ और उसके अंदर 24 लाख पर 0.01। आपको मेरी बात समझ आई नहीं? यस सर, हमारे को डायरेक्टर का चैप्टर याद भी हो गया, समझ भी आ गया, और जो भी आपने पढ़ाया था एक बारी में हमारे को जो है समझ आ चुका है। यस सर, यस और नो बताओ, आपको अच्छा लगा डायरेक्टर का चैप्टर? यस सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन करा है, थैंक यू सो मच। चलो ध्यान रखो, ऐसे ही हम रिवीजन वीडियो लाते रहेंगे और ऐसे ही डायरेक्टर्स और कंपनीज के जितने भी चैप्टर हैं हम सबको एक एक करके रिवाइज करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू, बाय बाय।